आज के इस विशेष गहन पड़ताल में हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे जादुई हिस्से पर बात करने वाले हैं जो मतलब हंसाता भी है और भीतर तक झकझोर भी देता है। बिल्कुल। हमारे पास जो आज के नोट्स और विश्लेषण है वे हरिशंकर परसाई जी की दूसरी किताब अब किसका किया जाए पर केंद्रित है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम किताब है। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे कोई किताब समाज की उन कड़वी, चुभने वाली और अक्सर छिपाई जाने वाली सच्चाइयों को हास्य के एक बेहद खूबसूरत आवरण में लपेटकर पेश कर सकती है। जी। ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये बात है उस तरीके की जिससे हम अपने आसपास के दुनिया को देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए ये बहुत ही सटीक विचार है, क्योंकि देखिए जब हम व्यंग्य या सटायर की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ कॉमेडी या चुटकुलों तक सीमित मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है। जिसका इस्तेमाल वे समाज की उन बंद तिजोरियों को खोलने के लिए करते हैं जिनमें हमने अपने ढोंग और अपनी विसंगतियों को छिपा के रखा है। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात जो इन नोट से उभर कर सामने आती है वो है इस किताब की भाषा और शैली। हाँ। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भाषा बिल्कुल सरल और बोलचाल की है, लेकिन इसका वार बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, वार गहरा होता है। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारा कोई बहुत पुराना करीबी दोस्त बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कोई ऐसी बात कह दे जो उस पल तो एक जोरदार ठहाका लगवा दे, है ना। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही वो बात दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। मतलब ये कोई भारी भरकम अकादमिक लेक्चर नहीं है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यही सरलता व्यंग्य की असली और सबसे खतरनाक ताकत होती है। वो कैसे? देखिए, जब कोई लेखक बहुत जटिल, अलंकारिक या आक्रामक भाषा का प्रयोग करता है, मान लीजिए कोई सीधे तौर पर समाज को कोसने लगे, तो लोग भड़क जाएंगे। बिल्कुल। पढ़ने वाले का दिमाग तुरंत एक रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। इंसान का वो स्वाभाविक डिफेंस मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है कि नहीं, मैं या मेरा समाज ऐसा नहीं है। हाँ, एक दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन परसाई जी की ये किताब उस डिफेंस मैकेनिज्म को चकमा दे देती है। बिल्कुल चकमा दे देती है। और वो चकमा इसलिए दे पाती है क्योंकि पाठक तो बस एक मजेदार किस्सा पढ़ रहा होता है। जी। वो हास्य के प्रवाह में बहने लगता है, खिलखिलाता है, और ठीक उसी समय बिना किसी चेतावनी के लेखक अपना काम कर जाता है। हाँ, लेखक अपना वो गंभीर संदेश उस हंसी के पीछे से सीधे पाठक के अवचेतन में उतार देता है। बिल्कुल सटीक। विश्लेषण में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हास्य के पीछे एक गंभीर संदेश छुपा है। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या कभी-कभी ये हास्य उस मूल मुद्दे को हल्का नहीं कर देता? ये एक अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, क्या लोग सिर्फ हंसकर बात को आई गई नहीं कर देते? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और अक्सर कमजोर व्यंग्य के साथ ऐसा ही होता है कि वो सिर्फ एक चुटकुला बनकर रह जाता है। हाँ, लोग हंसते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन इस किताब के बारे में जो विश्लेषण है वो साफ तौर पर कहता है कि यहाँ सच्चाई को बेबाकी से कहना मूल उद्देश्य है। मतलब हास्य एक पर्दा नहीं है? नहीं, हास्य यहाँ मुद्दे को हल्का नहीं कर रहा, बल्कि वो उस कड़वी सच्चाई को निगलने लायक बना रहा है। बिना हास्य के अगर इतनी बेबाकी से समाज की कमियां गिनाई जाएं तो वो बहुत भारी हो जाएगा। हाँ, वो एक तरह का निराशाजनक विलाप बन जाएगा। हास्य उस कड़वाहट को काटता है और पाठक को ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है जो इस बेतुकी व्यवस्था को देख रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस किताब के 4 मुख्य विचारों या थीम्स की तरफ मुड़ते हैं तो समझ में आता है कि ये बेबाकी किन चीजों पर प्रहार कर रही है। जी, वो 4 मुख्य स्तंभ। इसमें जो पहला और सबसे बड़ा स्तंभ बताया गया है वो है समाज की दोहरी मानसिकता, यही डबल स्टैंडर्ड्स। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां नैतिकता के नियम अक्सर व्यक्ति की हैसियत, उसके जेंडर या उसकी ताकत के हिसाब से बदल जाते हैं। और ये दोहरी मानसिकता हमें रोजमर्रा के जीवन में इतनी बार देखने को मिलती है कि हम इसके आदी हो चुके हैं। बिल्कुल, हमें कुछ अजीब ही नहीं लगता। हम इसे सामान्य मान चुके हैं। एक तरफ हम सार्वजनिक मंचों पर आदर्शों, ईमानदारी और महान परंपराओं की बड़ी-बड़ी कस्में खाते हैं। हाँ, बड़े-बड़े भाषण देते हैं, और दूसरी तरफ निजी जीवन में या अपने फायदे के लिए उन्हीं आदर्शों को ताक पर रख देते हैं। किताब का ये हिस्सा इसी पाखंड पर चोट करता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। ये उस अजीबोगरीब स्थिति को सामने लाता है जहां समाज एक ऐसा घर बन गया है जिसके सामने का दरवाजा तो बहुत भव्य और संस्कारी है, और पीछे के दरवाजे से हाँ,
पीछे के दरवाजे से सारे सौदेबाजियां और सौदेबाजियां हो रही हैं। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दोहरी मानसिकता को बनाए रखने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। बहुत ज्यादा। इंसान बाहर कुछ और दिखने का नाटक करता है और भीतर कुछ और होता है। ये एक तरह की सामूहिक थकान पैदा करता है। सही कहा। शायद परसाई जी का व्यंग्य इसी थकान से एक राहत देता है, क्योंकि वो खुलकर कह देता है कि देखो, हम सब नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये नाटक सिर्फ समाज के स्तर पर नहीं रुकता। यहीं से हमारा दूसरा मुख्य बिंदु जुड़ता है, राजनीति की चालाकियां। हाँ, जब समाज खुद दोहरे मापदंडों पर जीरा हो तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था भी उसी का अक्स होगी। जाहिर है। यहाँ जो विश्लेषण हमारे सामने है वो किसी विशेष राजनीतिक दल, वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। ये किताब राजनीति की उस प्रकृति को बेनकाब करती है जो सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राजनीति की चालाकियां अक्सर उन खोखले वादों, लोकलुभावन नारों और भावनाओं को भड़काने वाले भाषणों में छिपी होती हैं, जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे राजनीति एक तरह का शतरंज का खेल बन गई है, जहां जनता को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, सिर्फ मोहरे। परसाई जी शायद इसी बात पर व्यंग कर रहे हैं कि कैसे राजनीतिक व्यवस्था हर उस मुद्दे को अपने फायदे के लिए मोड़ लेती है जो असल में जनता के लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। जी। लेकिन यहाँ एक और परत है। राजनीति और समाज की ये जुगलबंदी, ये चालाकी और ढोंग, आखिर इसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगतता है? और यहीं हम इस किताब के सबसे मार्मिक और केंद्रीय बिंदु पर पहुंचते हैं, आम आदमी की मजबूरियां। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, व्यंग सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहा है। इसके केंद्र में वो साधारण इंसान खड़ा है जो इस पूरी व्यवस्था के बीच पिस रहा है। आम आदमी वो है जो नियम कानून मानता है, टैक्स भरता है, लाइनों में खड़ा होता है और फिर भी व्यवस्था के हर स्तर पर अपमानित और शोषित होता है। सच में। उसकी बेबसी, उसका अपने ही बुने हुए सामाजिक और राजनीतिक जालों में उलझ जाना, ये इस पूरी किताब की धड़कन है। इसे सोचते हुए एक अजीब सी उदासी भी महसूस होती है। हाँ। क्योंकि वो आम आदमी ये सब देख रहा है, वो जानता है कि नेता उससे झूठ बोल रहा है, वो जानता है कि समाज का ठेकेदार खुद भ्रष्ट है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। यही तो उसकी मजबूरी ये है कि उसके पास इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसके पास न तो सत्ता की ताकत है और न ही वो इतना सक्षम है कि इस दोहरी मानसिकता वाले समाज से बगावत कर सके। यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। और परसाई जी का कमाल यह है कि वे इस त्रासदी को भी एक व्यंग्यात्मक रूप दे देते हैं। आम आदमी की मजबूरी पर हंसना कोई संवेदनहीनता नहीं है, बल्कि यह उस बेबसी की चरम सीमा है जहां इंसान के पास रोने के लिए आंसू खत्म हो जाते हैं। तो वो हंसने लगता है। हाँ, तो वो अपनी ही हालत पर एक सूखी और कड़वी हंसी हंसने लगता है। वो आम आदमी जब सरकारी दफ्तर के बाहर धक्के खाता है और देखता है कि कैसे कोई रसूखदार व्यक्ति नियम तोड़कर अपना काम करवा लेता है, तो वो क्या ही करेगा? तो वो बस एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही तो दे सकता है। ये किताब उसी मुस्कान का दस्तावेज है। ये बहुत ही गहरा विचार है कि हंसी बेबसी की चरम सीमा हो सकती है, लेकिन इस बेबसी को बनाए कौन रखता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। आम आदमी विद्रोह क्यों नहीं करता? इसका जवाब हमें इस विश्लेषण के चौथे और अंतिम मुख्य विचार में मिलता है, अंधभक्ति और ढोंग पर व्यंग्य। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे यही वो गोंद है जिसने इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को एक साथ चिपका कर रखा है। ये गोंद वाला रूपक बिल्कुल सटीक है। राजनीति की चालाकियां और समाज की दोहरी मानसिकता केवल तभी फल फूल सकती हैं जब उन्हें समाज के एक बड़े हिस्से का मौन समर्थन मिले। और ये समर्थन आता कहाँ से है? ये समर्थन आता है अंधभक्ति और ढोंग से। जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, जब वे तर्कों को छोड़कर किसी व्यक्ति, किसी विचारधारा या किसी परंपरा पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हैं, तो व्यवस्था के मजे हो जाते हैं। हाँ, व्यवस्था का काम बहुत आसान हो जाता है। अंधभक्ति तर्क की मृत्यु है और ढोंग उसी अंधभक्ति का जुड़वा भाई है। हम देखते हैं कि कैसे लोग भीतर से पूरी तरह खोखले होते हुए भी बाहर से परम ज्ञानी या आदर्शवादी होने का चोला पहने रहते हैं। सही कहा कि आम आदमी की मजबूरी और अंधभक्ति, तो ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरा जाल है। परसाई जी ने मानो इस पूरे इकोसिस्टम का एक एक्सरे निकालकर हमारे सामने रख दिया है। और वो भी एक ऐसा एक्सरे जो सीधा दिल और दिमाग दोनों पर एक साथ असर करता है। ये पंक्ति इन नोट्स में बहुत महत्वपूर्ण है। दिमाग पर असर इसलिए करता है क्योंकि यह आपको सोचने पर, विश्लेषण करने पर मजबूर करता है। और दिल पर?
दिल पर असर इसलिए करता है क्योंकि यह उस आम इंसान की पीड़ा से उपजा है। ये एक बौद्धिक कसरत होने के साथ साथ एक गहरी भावनात्मक यात्रा भी है। अब इस चर्चा के एक दूसरे और बहुत ही व्यावहारिक पहलू की ओर चलते हैं। इन नोट्स में एक सूची दी गई है कि ये किताब किसके लिए है, यानी इसके लक्षित पाठक कौन है। जी, इसमें कहा गया है कि यह उन लोगों के लिए है जो सामाजिक सच्चाई समझना चाहते हैं, जिन्हें व्यंग पसंद है और जो हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है। ये सब तो हमारी अब तक की चर्चा से पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन इसमें एक और वर्ग का नाम है जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया। प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी। ये एक दिलचस्प पहलू है। एक व्यंग की किताब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से कैसे जुड़ती है? पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से विचार किया जाए तो ये एक बहुत ही शानदार सुझाव है। कैसे? जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर सिविल सेवा या प्रशासनिक सेवाओं की, वो भविष्य में इस देश की व्यवस्था का संचालन करने वाले हैं। बिल्कुल। उन्हें इतिहास, भूगोल और संविधान के तथ्य तो किताबों से मिल जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन समाज की असली नब्ज, उसकी दोहरी मानसिकता और उस आम आदमी की वास्तविक मजबूरियों का ज्ञान कोई पाठ्य पुस्तक नहीं दे सकती। ओ, ये तो बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। मतलब अगर कोई भविष्य का अधिकारी सिर्फ फाइलों और आंकड़ों की चश्मे से देश को देखेगा तो वो असली भारत को नहीं समझ पाएगा। हाँ, वो कभी उस सिस्टम की खामियों को नहीं समझ पाएगा। ये किताब शायद उन्हें उन किताबी सिद्धांतों से बाहर निकालकर भारत की उस जमीनी हकीकत पर ला खड़ा करती है। बिल्कुल। जहां नीतियां बनती तो आदर्श रूप में हैं, लेकिन जमीन पर आते आते वे राजनीति और ढोंग की भेंट चढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही। एक सफल प्रशासक के लिए केवल ज्ञानी होना काफी नहीं है, उसके भीतर आलोचनात्मक सोच और संवेदना का होना भी उतना ही जरूरी है। जब वो इस तरह का तीखा व्यंग पढ़ेगा तो वो व्यवस्था के उस खोखलेपन को पहचानना सीखेगा जिसका वो खुद हिस्सा बनने जा रहा है। ये बहुत जरूरी है। ये उसे एक ऐसा नजरिया देगा जिससे वो फाइलों के पीछे छिपे हुए उस आम आदमी के चेहरे को देख सके। इसलिए ये केवल साहित्य नहीं बल्कि एक तरह का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी है। और हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। हाँ, भाषा की दृष्टि से भी। सरल और बोलचाल की भाषा में इतनी धार पैदा करना, ये अपने आप में लेखन की एक मास्टर क्लास है। शब्दों का ऐसा इस्तेमाल कि वो चुभे भी और मुस्कान भी ले आए। जी। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सारे विचारों, समाज की इन परतों और पाठकों के इन अलग अलग वर्गों को एक साथ समेट लें तो इस किताब का अंतिम सार क्या निकलता है? इसका सार यही है कि अब किसका किया जाए महज कागज पर छपे शब्दों का पुलिंदा नहीं है, ये एक हंसी का आईना है। हंसी का आईना, क्या बात है। आमतौर पर जब हम आईने में अपनी कोई शारीरिक कमी देखते हैं तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समाज का वो जादुई आईना है जिसमें जब हम अपनी नैतिक और सामाजिक कमियां देखते हैं तो सबसे पहले हमें खुद पर और अपने समाज पर हंसी आती है। हाँ, एक अजीब सी हंसी। लेकिन वो हंसी कुछ ही सेकंड टिकती है, उसके बाद शुरू होती है एक बेचैनी, एक आत्ममंथन। ये किताब समाज को ये आईना दिखाती है और बिना कोई उपदेश दिए चुपचाप ये उम्मीद छोड़ जाती है कि शायद इस हंसी के बाद कोई सुधार की गुंजाइश बने। मिले हैं, जो कि बहुत शानदार है। आज के समय में जब लोगों का ध्यान खींचना इतना मुश्किल हो गया है, किसी किताब को इतनी उच्च रेटिंग मिलना ये साबित करता है कि इसके विचार कितने प्रासंगिक और असरदार हैं। बिल्कुल। इसके निष्कर्ष में एक बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है कि जो भी व्यक्ति समाज को हास्य के चश्मे या आईने से देखना चाहता है, उसके लिए एक जरूर पढ़ने वाली या मस्ट रीड किताब है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है। हर तरफ शोर ही शोर है। जहां हर तरफ शोर है और जहां अक्सर सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो चुकी है। ढोंग और पाखंड आज पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक और आकर्षक हो गए। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे दौर में परसाई जी जैसे लेखकों की किताबें हमें यथार्थ के धरातल पर टिकाए रखती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हर चमकती हुई चीज पर सवाल उठाना है। बिल्कुल। ये केवल एक पुराने दौर की किताब नहीं है, ये आज के इस जटिल समय को डिकोड करने का एक बेहतरीन टूल है। ये वाकई एक बहुत ही समृद्ध और आंखें खोलने वाली चर्चा रही। एक छोटी सी किताब की समीक्षा ने हमें समाज, राजनीति, हमारे अपने दोहरे मापदंडों और उन सब के बीच खड़े एक बेबस आम इंसान की पूरी दास्तान को समझने का मौका दिया। जी, ये बहुत ही सार्थक पड़ताल थी। इस गहन पड़ताल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यंग्य केवल साहित्य की एक विधा नहीं है, बल्कि ये जिंदा रहने और सच को बर्दाश्त करने का एक तरीका है। सही कहा।
अब इस शानदार विचार विमर्श को समेटते हुए एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजता रहेगा। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के इस आधुनिक और डिजिटल दौर में भी आम आदमी अपनी रोजमर्रा की मजबूरियों, व्यवस्था के अन्याय और समाज की दोहरी मानसिकता को सहने के लिए हंसी का ही इस्तेमाल एक ढाल के रूप में करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब हम व्यवस्था से लड़ नहीं पाते तो क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट पर मीम्स बनाकर या चुटकुले सुनाकर व्यवस्था के खिलाफ उसी तरह के व्यंग्य का सहारा लिया जाता है? क्या ये आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी मजबूरी? इस गहन पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।